हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द ईडू एकेडमी पर। आज का जो क्लास है, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, मैं प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं। आज जो है हम यहाँ पे कौन सा तीसरा पेपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। और तीसरा पेपर कौन सा है, तो कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था कब, तो 2022 में जो हुआ था। कब? 2022 में जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, लगभग कब, मार्च महीने में। मार्च महीने में जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जीके जीएस उसमें पूछा गया था, उसका जो है फुल्ली डिटेल्स जो है यहाँ पर हम कवर करेंगे। साथ ही साथ जो एमसीक्यू है उसे भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज का हम क्लास यहाँ पे शुरू करते हैं। और सबसे पहले देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों एक मोटिवेशनल कोट्स है कि दर्द गम डर, दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। तू खुद के बनाए पिंजरे से निकल के देख, तू भी एक सिकंदर है। तो हमको मालूम है कि आप सभी जो है चाहते हैं इस बार का जो बिहार पुलिस का जो इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, एक सीट आपके लिए हो। तो आपको घबराना नहीं है, बस निश्चिंत होकर के एकाग्रता से जो आपको तैयारी में लग जाना है। अपने मन को भटकाना नहीं है और पहले ये नहीं सोचना है कि हमसे ये तैयारी नहीं हो पाएगी। तो चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम आज जो है तीसरा क्लास हम यहाँ पे देख लेते हैं। और पहला क्लास जो है, सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो था तो कब का है ये, आप देख सकते हैं यहाँ 22/2/2023 में ये एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस कांस्टेबल का। क्लियर है? बिहार पुलिस कांस्टेबल 22/2/2022 का ये पेपर है। और उसमें पहला क्वेश्चन था कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितना % था। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको। ऑप्शन ए 65%, ऑप्शन बी 85%, ऑप्शन सी 78%, ऑप्शन डी 73%। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 73%। कितना? तो 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना है, तो 73% है। अब बात कर ले कि इसमें पुरुष का जो है साक्षरता दर क्या था, तो पुरुष वर्ग का जो साक्षरता दर था वो था 80.9%। कितना? 80.9% जो है पुरुष का साक्षरता दर था। वहीं महिलाओं की साक्षरता दर की बात कर ले तो 64.6% था। अब कुल साक्षरता दर कितना है, तो आपने यहाँ पे देख ही लिया है कि 73% कुल साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार जो आंकड़ा सामने आया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है। आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ऑप्शन बी शुद्ध लोकतंत्र, ऑप्शन सी प्रतिनिधित्व का लोकतंत्र और ऑप्शन डी सामाजिक लोकतंत्र। तो इसका जो सही आंसर होगा कि आधुनिक लोकतंत्र को किसको क्या कहते हैं, तो प्रतिनिधित्व का लोकतंत्र। क्या कहते हैं? प्रतिनिधित्व का लोकतंत्र कहते हैं। अब बात कर ले लोकतंत्र का अर्थ ही क्या होता है, जनता का शासन। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, जनता का शासन। अब प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का ये मतलब होता है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन या सरकार चलाना। क्या होता है आधुनिक कहा जाए कि लोकतंत्र का क्या मतलब हो जाएगा, आधुनिक लोकतंत्र कर रहे या फिर प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की बात कर ले, तो दोनों स्थिति में इसका जो डिफिनेशन होता है क्या होता है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन या सरकार चलाना। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लें। दोस्तों अगला प्रश्न देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल द ईडू एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देख ले कि अमेरिका की खोज किसने के द्वारा की गई थी। अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर बी कोलंबस, ऑप्शन नंबर सी कैप्टन कुक, ऑप्शन नंबर डी मार्को पोलो। तो अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलंबस के द्वारा किया गया था। कोलंबस के द्वारा कब किया गया था, तो 1942 ईस्वी में। कब? 1942 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा जो है अमेरिका की खोज की गई थी। अगर भारत की बात की जाए तो भारत की खोज कब हुई थी, तो यह हुआ था 1498 ईस्वी में। कब? 1498 ईस्वी में।
तो भारत की खोज नहीं थी, भारत तक आने वाले समुद्री मार्गों की खोज किसने की थी? तो वास्को डिगामा ने किया था। किसने किया था? वास्को डिगामा ने किया था। कब किया था? तो 1498 ईस्वी में। और वास्को डिगामा पहली बार कहां पे उतरे थे? तो ये आए थे कालीकट। कहां? कालीकट। कालीकट जो है कहां पे है? तो केरल राज्य में पड़ता है, केरल राज्य में पड़ता है। और यहां पे इनका स्वागत किसने किया था? तो जमोरियन नामक राजा ने किया था। वास्को डिगामा का कालीकट जब वो पहुंचे थे तो उनका स्वागत किसने किया था? तो जमोरियन नामक जो है राजा ने किया था। कब आए थे? तो 1498 ईस्वी में आए थे। ये प्रथम पुर्तगाली या कहा जाए कि प्रथम जो है यूरोपियन कहा जाए, व्यक्ति कहा जाए या कंपनी के रूप में वास्को डिगामा भारत में आया था। और क्यों आया था? तो इनका प्रथम जो आने का अथी था, कहा जाए कि ध्येय था, उद्देश्य था सिर्फ व्यापार के लिए। क्लियर है? अब बात कर ले कि अमेरिका को नई दुनिया का देश भी कहा जाता है। अमेरिका को क्या कहा जाता है? नई दुनिया का दोस्त किसे भी कहा जाता है? तो अमेरिका को कहा जाता है। अमेरिका की खोज कब हुई? तो 1942 ईस्वी में। कब? 1942 ईस्वी में। किसके द्वारा? कोलंबस के द्वारा। भारत कब आया वास्को डिगामा? तो 1498 ईस्वी में। कहां पर आया? तो कालीकट आया था। कालीकट कहां पड़ता है? केरल। और कौन आया था? तो वास्को डिगामा आया था। अब बात कर ले कालीकट में उसका स्वागत किसने किया था? तो जमोरियन ने किया था। किसने किया था? जमोरियन। जमोरियन नाम का राजा था एक, इसने ही जो है वास्को डिगामा का स्वागत किया था कालीकट में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति कब आरंभ हुआ? फ्रांसीसी क्रांति कब आरंभ हुआ? फ्रांसीसी क्रांति कब आरंभ हुआ? ऑप्शन इसका ए है 1773 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1779 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1757 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1789 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण की बात कर ले तो फ्रांसीसी क्रांति जो है, जो वहां की सरकार थी, वर्तमान उस समय की सरकार थी, वो क्या करती थी? वहां के मतलब लोगों के साथ एक तरह से सामंतवादी व्यवहार करती थी। मतलब जो सरकार है वही अपना वर्चस्व जमाना चाहती थी। दूसरा क्या होता था? वर्गीय विशेषाधिकार, मतलब जाति रूप को विशेषाधिकार दिया जाता था, जाति देख करके उन्हें सुविधाएं दी जाती थी। तीसरा क्या था? भ्रष्ट नौकरशाह। उस समय का जो सरकार भी था क्या था? वो भ्रष्ट था। और इससे क्या था? जनता और खास करके मिडिल मैन कहा जाए, जो मिडिल फैमिली होता है, मध्यम वर्ग होता है, वो काफी परेशान हो चुका था। तो फ्रांसीसी क्रांति अगर मुख्यतः कहा जाए कि किस वर्ग की क्रांति थी, तो फ्रांसीसी क्रांति किसका? तो मध्यम वर्ग का। किसका? मध्यम वर्ग का। फ्रांसीसी क्रांति मुख्यतः मध्यम वर्ग की एक क्रांति थी, जो जिसने क्या है? राजतंत्र के विरुद्ध मध्यम वर्ग का एक विद्रोह था। क्लियर है? तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? 1789 ईस्वी में। और कारण क्या था? तो सामंतवाद, वर्गीय विशेषाधिकार, भ्रष्टाचार, नौकरशाही, निरंकुश, अयोग्य सरकार, इन सभी कारणों से ही फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है। और किसके द्वारा होती है? तो मध्यम वर्ग के द्वारा होती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है तारापुर केंद्र है। अगला प्रश्न क्या है कि तारापुर केंद्र है। ऑप्शन नंबर ए तापीय शक्ति का, ऑप्शन नंबर बी आणविक शक्ति का, ऑप्शन नंबर सी पवन शक्ति का, ऑप्शन नंबर डी सौर शक्ति का। तो तारापुर केंद्र जो मुख्यतः है तो वो किसका है? तो आणविक शक्ति का। किसका? आणविक शक्ति का यह केंद्र है। तारापुर केंद्र क्या है? आणविक शक्ति का केंद्र है। तारापुर अवस्थित कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित एक शहर है तारापुर, और वहीं पर आणविक शक्ति का एक केंद्र है। तारापुर में परमाणु ऊर्जा रिएक्टर की स्थापना की गई है। तारापुर में क्या किया गया है? तो परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का जो है स्थापना किया गया है। और सिर्फ एक नहीं, 4 नाभिकीय रिएक्टर। कहां? तारापुर में 4 नाभिकीय रिएक्टर को स्थापित किया गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है भारतीय सशस्त्र बलों के लिए प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसे सीडीएस कहते थे, कौन थे? प्रथम सीडीएस ऑफिसर्स कौन थे? ऑप्शन नंबर ए एम नरवाने, ऑप्शन नंबर बी बिपिन रावत, ऑप्शन नंबर सी करमवीर सिंह, ऑप्शन नंबर डी राकेश सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिपिन रावत। कौन? जनरल बिपिन रावत जी जो थे ये प्रथम सीडीएस ऑफिसर थे। क्या थे?
प्रथम सीडीएस ऑफिसर थे। अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान समय में कौन नियुक्त हुए हैं, तो लेफ्टिनेंट अनिल चौहान। कौन? लेफ्टिनेंट अनिल चौहान जो है वर्तमान समय में सीडीएस ऑफिसर हैं, जो दूसरे नंबर के सीडीएस ऑफिसर नियुक्त हुए हैं। जनरल बिपिन रावत साहब की मृत्यु कब हुई, तो 8 दिसंबर 2021 को एक विमान दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत जी की क्या हो जाती है, दुर्घटना में मौत हो जाती है। और उनके जगह जो है सेकंड नंबर पे किन्हें नियुक्त किया जाता है, तो अनिल चौहान जो है क्या है, तो वर्तमान समय में ये अभी सीडीएस ऑफिसर हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे हम यूएनओ भी कहते हैं का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, यानी एचक्यू कहाँ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय या एचक्यू हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका ऑप्शन देख ले। ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर बी जिनेवा, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क। कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। और वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने, तो 193 देश इसके सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान समय में कितने सदस्य हैं, तो 193 देश वर्तमान समय में इनके सदस्य हैं। क्लियर? आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख ले। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1875, ऑप्शन नंबर बी 1914, ऑप्शन नंबर सी 1714, ऑप्शन नंबर डी 1945। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1914 ईस्वी में जो है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की अगर बात की जाए तो इसका जो मेन तत्कालिक कारण था, वो तत्कालिक कारण क्या था कि 28 जून 1914 को, कब? 28 जून 1914 को सेराजोवा में, कहां पे? सेराजोवा में ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार आर्क ड्यूक, ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार थे जिनका नाम था आर्क ड्यूक, की हत्या के बाद जुलाई 1914 में, कब? जुलाई 1914 में ऑस्ट्रेलिया ने साइबेरिया पे क्या करता है, के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा कर देती है। और इसी युद्ध के घोषणा के बाद जो है प्रथम विश्व युद्ध का एक तरह से शुरुआत माना जाता है। तो तत्कालिक कारण मेन क्या था कि 28 जून 1914 को सेराजोवा में ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार, क्या नाम था, आर्क ड्यूक का जो है हत्या कर दिया जाता है। उसी के लिए ऑस्ट्रेलिया क्या करता है, जुलाई 1914 में सर्बिया पर जो है युद्ध की घोषणा कर देता है। और वहीं से जो है प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरुआत हो जाती है। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1990, ऑप्शन नंबर बी 1991, ऑप्शन नंबर सी 1992, ऑप्शन नंबर डी 1993। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1993 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो है स्थापना हो जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात की जाए तो यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। क्या है? यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्यों बनाया गया था? तो मानव का जो कहा जाए कि एक तरह से जो उनका जो है क्या मानवीय अधिकार है, इसकी रक्षा के लिए है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहां स्थापित किया गया? भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए सूरत गुजरात, ऑप्शन नंबर बी तारापुर महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी ट्राम्बे महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी सोलापुर महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी तारापुर महाराष्ट्र। हमने आगे इस क्वेश्चन को डिस्कस भी किया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और तारापुर महाराष्ट्र में ही प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है स्थापित किया गया था। और सिर्फ एक नहीं, वहां पे कितना, तो टोटल 4 परमाणु रिएक्टर को स्थापित किया गया है। क्लियर? कहां पे पड़ता है तारापुर? तारापुर है महाराष्ट्र में। कहां पे? महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में एक शहर का नाम है। क्या है?
एक शहर का नाम है तारापुर। वहीं पर 4 परमाणु संयंत्र जो है अभी चल रहा है और प्रथम परमाणु संयंत्र की स्थापना भी तारापुर महाराष्ट्र में ही हुआ था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है बेलाडीला पर्वत श्रेणी। कौन सा? बेलाडीला पर्वत श्रेणी किस जिले में स्थित है? बेलाडीला पर्वत श्रेणी किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है बस्तर, ऑप्शन नंबर ए बस्तर, ऑप्शन नंबर बी बैतूल, ऑप्शन नंबर सी खरगोन, ऑप्शन नंबर डी सिभू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बस्तर। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए बस्तर में ही बेलाडीला पर्वत श्रेणी जो मिलता है। बेलाडीला पर्वत श्रेणी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे बस्तर दिया हुआ था या फिर आपको दंतेवाड़ा दिया रहा था। क्या दिया रहा था? दंतेवाड़ा दिया रहा था, दंतेवाड़ा दिया रहा था, तो आपका सही आंसर होता दंतेवाड़ा। लेकिन यहाँ बस्तर दिया है इसलिए बस्तर सही होगा। अब क्यों सही होगा मैं ये बता देता हूँ कि दंतेवाड़ा जो है बाद में कट करके बस्तर से अलग होकर के दंतेवाड़ा एक नया जिला बनाया गया था, इसलिए जो है अब जो बेलाडीला श्रेणी है वो कहाँ पड़ता है? तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में। लेकिन यहाँ पे दंतेवाड़ा ऑप्शन नहीं था, बस्तर ऑप्शन था, क्योंकि बस्तर से ही कट के दंतेवाड़ा बना है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बस्तर हो जाएगा। क्लियर है? दंतेवाड़ा जिला बनने के पूर्व बस्तर जिले के अंतर्गत एक तहसील के रूप में अवस्थित था। बस्तर जिले के अंतर्गत दंतेवाड़ा एक क्या था? तहसील के रूप में अवस्थित था। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में स्थित एक लोहे का प्रसिद्ध खान भी है। बेलाडीला नाम करके छत्तीसगढ़ में एक प्रसिद्ध लोहा का खान भी है। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि सरहुल पर्व कौन मनाता है? सरहुल पर्व कौन मनाता है? ऑप्शन नंबर ए कोल जाति, ऑप्शन नंबर बी मुंडा जाति, ऑप्शन नंबर सी मीना जाति, ऑप्शन नंबर डी उरांव जाति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंडा जाति जो है सरहुल पर्व मनाता है। अब लेकिन अगर बात कर ले तो सरहुल पर्व अगर मेनली कहा जाए किन राज्यों में मनाया जाता है, तो जिन राज्यों में आदिवासियों की संख्या अधिक है, खास करके आपको झारखंड में जो है सरहुल जो है आदिवासियों का कहा जाए 1 जनवरी जिसको हम लोग मनाते हैं, यानी 9 वर्ष के रूप में कौन मनाता है? आदिवासी का सरहुल पर्व किस रूप में? तो 9 वर्ष के रूप में आदिवासी भाई लोग मनाते हैं। आपका झारखंड में हो जाएगा, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। बिहार में जो है, बिहार में जो उरांव जाति है, कौन? उरांव जाति है, यहाँ पर जो भी आदिवासी जाति में आते हैं ये सभी आदिवासियों की जाति है। मुंडा हो जाए, कोल हो जाए, मीना हो जाए। मीना कहाँ मिलता है? मीना आदिवासी आपको मुख्यतः राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। ये आपको झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में मिल जाएगा। ये अधिकतर आपको कहाँ पे? झारखंड में मिलता है। ठीक है, तो बिहार में जो है ये सभी जाति, बिहार में मुख्यतः कौन है? तो उरांव और मुंडा जाति, संथाल जाति, ये सभी मिलके क्या मनाते हैं? सरहुल पर्व मनाते हैं। लेकिन अगर विशेषता बात की जाए तो मुंडा जाति का ही ये सरहुल पर्व है। किसका? तो मुंडा जाति जो होता है, जो उपनाम होता है आदिवासियों का, उनका ही ये क्या है? तो पर्व है। और कहाँ कहाँ मनाया जाता है? मुख्यतः झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मुख्यतः मुंडा जाति यह त्यौहार मनाता है। ये त्यौहार में किसकी पूजा की जाती है? तो प्रकृति की पूजा की जाती है। इस त्यौहार में किसकी पूजा की जाती है? तो प्रकृति की पूजा की जाती है। ऐसे भी अगर आप आदिवासियों का जो भी उनका आध्यात्मिक अगर पूजा पाठ पद्धति आप देखेंगे तो उनका जो अगर पूजा पाठ पद्धति की बात करें तो सबसे ज़्यादा उनका जो पूजा पाठ होता है वो किसी मूर्ति पूजा को नहीं करते हैं। वो जो है मान लीजिए किसी को भगवान मान के नहीं, वो प्रकृति की पूजा करते हैं। किनकी? प्रकृति की पूजा करते हैं, जो मतलब मूल आदिवासी हैं और अभी के आध्यात्म से नहीं मिले हैं। कहा कि क्योंकि आदिवासियों का मेन जो रहन सहन रहता था पहले जंगलों में रहता था और जंगल पे ही डिपेंड रहते थे, और एक तरह से कहा जाए कि प्रकृति पे ही डिपेंड रहता था। उनका खाना, उनका घर, सभी कुछ किस पे डिपेंड रहता था? तो प्रकृति के संसाधनों पर ही डिपेंड रहता था। तो इसलिए अगर आप बात कर लें आदिवासी जाति की, तो आदिवासी का मुख्यतः जो भी त्यौहार होता है उसमें किसकी पूजा की जाती है? तो प्रकृति की पूजा की जाती है। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है पृथ्वी की कुल कितना प्रतिशत, कुल कितना प्रतिशत, पृथ्वी की कुल कितना प्रतिशत पानी से ढका हुआ है? पृथ्वी का
कुल कितना प्रतिशत पानी से ढका हुआ है? ऑप्शन नंबर बी 71%, ऑप्शन नंबर बी 60%, ऑप्शन नंबर सी 85%, ऑप्शन नंबर डी 50%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 71%। कितना? 71% में पृथ्वी जो है पूरा पानी से ढका हुआ है। बाकी के बचा जो 29%, कितना? 29% में ही मानवीय जो हम लोग रह रहे हैं, या कहा जाए कि स्थल जो है जहाँ पर रहने योग्य है, कहा जाए कि उद्योग लगाने लायक है, जो भी भूमि है, बाकी का 29% ही सिर्फ है पूरे पृथ्वी का। यहाँ आप देख सकते हैं पृथ्वी की कुल सतह का लगभग 71% भाग जल तथा 29% भाग पर स्थल का विस्तार किया गया है या है। क्लियर? आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लें कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है, यानी कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन नंबर डी निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो गया संसद और राज्यों के विधानसभा द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में, किसमें? अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग का उल्लेख है। किसमें? संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगेगा उसका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन के आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है। यानी किस लगाया जा सकता है कि मान लीजिए राष्ट्रपति जो है संविधान के कानून को मानने से मतलब मुकर जाए या फिर उसका दुरुपयोग करे, तो उस परिस्थिति में जो है संसद के द्वारा क्या किया जा सकता है? महाभियोग लगाया जा सकता है या चलाया जा सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? ये थोड़ा सा मुझे ट्रिकी क्वेश्चन लगा दोस्तों, इसे थोड़ा सा फंसाने के लिए किया गया है। आप देख लीजिए कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। अब अगर यहां पे डायरेक्ट उपराष्ट्रपति लिख दे, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है क्या हो जाता है? पदेन अध्यक्ष होता है किसका? राज्यसभा का। यानी बेसिकली यहां पे बात किसकी की जा रही है? तो यहां बात किया जा रहा है उपराष्ट्रपति का। किसका? उपराष्ट्रपति का। लेकिन यहां पे लिखा क्या है? राज्यसभा का सभापति। तो बेसिकली बात किसकी की जा रही है? तो उपराष्ट्रपति का। तो वो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो बेसिक सी बात है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? ऑप्शन से देख लेते हैं। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपसभापति को, राज्यसभा सदस्य को। तो उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र जब भी संबोधित करेगा तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। किसे संबोधित करेगा? राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। अब देख ले, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। और उपराष्ट्रपति हमेशा अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो राष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन में फंसना नहीं है, दिमाग को स्थिर करके एक बार में अगर उपराष्ट्रपति यहाँ पे डायरेक्ट लिखा रहता तो तुरंत कहा जाए कि दिमाग में क्लिक करता और हम राष्ट्रपति मार देते। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे देंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। इसलिए जब भी एग्जाम में बैठिएगा अपने जो है कहा जाए कि माइंड को, अपने दिमाग को स्थिर करके बैठना है और उस समय किसी और बातों को नहीं सोचना है, सिर्फ एग्जाम के बारे में सोचना है और एग्जाम के क्वेश्चन की गहराई को समझ के उसका जवाब देना है। नहीं तो ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हुए भी गलत मार करके आ जाते हैं, गलत टिक करके चले आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है? दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से कौन संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए जॉन मैसन, ऑप्शन नंबर बी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन नंबर सी कॉफी अन्नान, ऑप्शन नंबर डी थॉमस पेन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो है दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 1948 ईस्वी में। कब? 1948 ईस्वी में। इसके प्रमुख नेता नेल्सन मंडेला ने, जिनके प्रयासों से वर्ष 1994 ईस्वी में, कब, काफी लंबा संघर्ष आप देखेंगे तो 1948 में शुरू होता है और कब खत्म होता है तो
1994 में। तो काफ़ी लंबा संघर्ष के बाद अफ्रीका में जो है रंग भेद नीति खत्म होती है, यानी पर कि रंग के आधार पर गवर्नमेंट का या फिर मान ले कोई व्यक्ति किसी के रंग पे जो है टीका टिप्पणी कर देना, उसके साथ दुर्व्यवहार करना। तो ये संघर्ष काफ़ी लंबा चला था और अंतिम 1994 में अफ्रीका को जो है रंग भेद से जो छुटकारा मिला था। और उसके प्रमुख नेता कौन थे? नेल्सन मंडेला, जिन्हें हम कहा जाए कि दक्षिण अफ्रीका का इन्हें गांधी भी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी इनको कहा जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से था? ऑप्शन नंबर ए भारतनाट्यम, ऑप्शन नंबर बी कथक, ऑप्शन नंबर सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर डी कथकली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कथक। किससे? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक जो है नृत्य से था। और पंडित बिरजू महाराज के बारे में बात की जाए तो वो किस घराने से आते थे? तो वो लखनऊ घराने से आते थे। किस घराने से? वो जो है लखनऊ घराने से बिलोंग करते थे। क्लियर है? और इनका पूरा नाम अगर वास्तविक बात कर जाए तो पंडित बृजमोहन मिश्र था। क्या नाम था इनका? पंडित बृजमोहन मिश्र। कहाँ के, किस घराने के थे? तो लखनऊ घराने के। कौन सा नृत्य करते थे? कथक करते थे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिला है? तो ऑप्शन नंबर ए लोथल, ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा, ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा में जो है जलाशय का प्रमाण मिला है। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? तो गुजरात के कच्छ जिले में। गुजरात के कच्छ जिले में धौलावीरा पड़ता था। और अगर बात की जाए तो धौलावीरा एकमात्र हड़प्पा पुरास्थल है जो 3 भागों में विभाजित है। धौलावीरा एकमात्र हड़प्पा पूर्वस्थलीय है जो कितना? तो 3 भागों में विभाजित है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख जिसे अस्चुरी बनाती है? क्या ज्वार नदमुख कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नर्मदा जो है क्या बनाती है? तो ज्वार नद मुख बनाती है। भारत में नर्मदा और ताप्ती 2 नदियां जो है ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक पर्वत से। कहाँ से? अमरकंटक पर्वत से नर्मदा नदी निकलकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। कहाँ? पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में निकलती है। नर्मदा का अगर कहा जाए कि कहाँ से कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। क्लियर? आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख ले कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 22 जून, ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को, कब? 22 मार्च 1912 ईस्वी को ही ब्रिटिश के द्वारा यानी अंग्रेजों के द्वारा क्या किया था? बंगाल से पृथक करके एक अलग बिहार का स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च को और एक दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व जल दिवस के रूप में। किसके? विश्व जल दिवस के रूप में 22 मार्च को मनाया जाता है। तो समझ में आया गया? कब? तो 22 मार्च 1912 22 मार्च 1912 को क्या हुआ था? तो बंगाल से अलग करके। किससे? बंगाल से अलग होके अलग बिहार स्थापित हुआ था। अलग बिहार राज्य की स्थापना किसने? अंग्रेजों द्वारा की गई थी। उसी के उपलक्ष्य में 22 मार्च को हमेशा प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? तो बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 22 मार्च को और एक दिवस मनाया जाता है, तो क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। क्या? विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। क्लियर? आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख ले कि 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी रूस,
ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी इटली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में जो है 100 साल पहले क्या हुआ था, तो नाजी पार्टी का स्थापना हुआ था। अगर बात कर ले तो कब, तो 1920 ईस्वी में। कब, 1920 ईस्वी में ही नाजी पार्टी स्थापित हुई थी। कहाँ पे हुआ था, जर्मनी में हुआ था। क्लियर, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर सी मैंग्रोव वन, ऑप्शन नंबर डी पर्वतीय वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन लगभग कितना, 60% से अधिक वन क्षेत्र में विस्तारित है। कितना, तो भारत का जितना भी वन क्षेत्र है उसका 60%, कितना, 60% कौन सा वन है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले, सुंदरी वृक्ष कहाँ पाया जाता है। सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर्वतीय वन में, ऑप्शन नंबर बी मैंग्रोव वन में, ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, ऑप्शन नंबर डी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैंग्रोव वन में। कौन से, मैंग्रोव वन में ही सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। और इसी सुंदरी वृक्ष के कारण, इसी वृक्ष के कारण सुंदर वन जो है, इसी सुंदरी वृक्ष के कारण सुंदर वन नाम पड़ा है। तो कहाँ, बेसिकली आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल में गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी, किसका, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा वाले क्षेत्र में सुंदरी वृक्षों की अधिकता होने के कारण इस डेल्टा को सुंदर वन डेल्टा कहा जाता है। क्लियर है, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लें कि भारत में बजट निर्माण का कार्य, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी आर्थिक मंत्रालय के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है भारत में बजट का निर्माण किया जाता है। भारत में के संविधान अनुच्छेद 112 में, कितना, अनुच्छेद 112 में बजट का उल्लेख है। बजट बेसिकली क्या होता है कि आगामी जो वर्ष आने वाला है उसका लेखा जोखा, मतलब देश में कितनी इनकम होगी और कितना खर्च होगा, इसी का बेसिकली जो है लेखा जोखा रहता है वित्तीय बजट में, जो वार्षिक बजट होता है। वार्षिक बजट कब प्रस्तुत किया जाता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कब, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच जो है वार्षिक बजट पेश किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत करवाया जाता है। और इस पे मेनली अभिभाषण किसका प्रमुख रहता है, तो जो वित्त मंत्री रहता है उनका जो है मेनली यहाँ पे वही है, पूरा लेखा जोखा संसद के पटल पर प्रस्तुत करते हैं। क्लियर, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था। मतलब संविधान का जो निर्माण के लिए एक सभा का गठन हुआ था, जिसे संविधान सभा के नाम से जानते हैं, तो उसमें कौन एक सदस्य नहीं था। ऑप्शन के अनुसार अगर देख ले तो ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद जिन्ना, ऑप्शन नंबर सी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा में कुल सदस्यों की बात की जाए तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी था, तो 389 सदस्य था। कितना, कुल जो है 389 सदस्यों की संख्या थी। और कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान सभा निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया गया था। किस मिशन, जब कैबिनेट मिशन जो आया था, कैबिनेट मिशन कब आया, तो 1946 ईस्वी में। इसी के तहत जो है बताया गया कि भारत का एक संविधान होगा और उसी संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें कुल 389 सदस्य थे और उसमें मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये इसके सदस्य नहीं थे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें कि वर्ष 1917 में, कब, वर्ष 1917 में देश की पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई। वर्ष 1917 में देश की पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई। ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता, ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता में वर्ष 1917 में प्रथम जूट मिल स्थापित की गई। साथ ही साथ कलकत्ता में ही क्या
1855 में। कब? 1855 में कलकत्ता में ही क्या किया गया था? प्रथम जूट कारखाना, प्रथम जूट कारखाना भी कलकत्ता के निकट रिसरा में स्थापित किया गया था। क्लियर है? तो 1917 में प्रथम जूट मिल कहाँ? कलकत्ता में। 1855 में प्रथम जूट कारखाना कहाँ? तो वो भी कलकत्ता के निकट ही रिसरा नामक स्थान पे किया गया था। आगे बढ़े, अगला देख लें। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1929 में लाहौर से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1930 में अहमदाबाद से। ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1930 में डांडी से। ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1920 में चंपारण से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1930 डांडी से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी डांडी यात्रा के लिए। डांडी यात्रा क्या हुआ था? तो अंग्रेजों ने जो है एक नमक कानून लाया था, उसी के विरोध में गांधी जी ने जो है ये डांडी यात्रा शुरू की थी। और डांडी कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में डांडी है, यहीं पे यात्रा समाप्त हुई थी। गांधी जी ब्रिटिश सरकार के नमक कानून के विरोध में वर्ष 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करती है। कब? तो 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कौन करते हैं? गांधी जी करते हैं। गांधी जी गुजरात के साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को अपनी डांडी यात्रा की शुरुआत करती है। कहां से? तो गुजरात में साबरमती आश्रम है, वहीं से जो है 12 मार्च 1930 को अपनी डांडी यात्रा की शुरुआत कौन करते हैं? गांधी जी करते हैं। 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर के आंदोलन की शुरुआत कौन करते हैं? तो हमारे प्रिय बापू, जिन्हें हम बापू के नाम से जानते हैं, महात्मा के नाम से जानते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी जी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था? ऑप्शन नंबर बी, येल्त्सिन। ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी, स्टालिन। ऑप्शन नंबर डी, गोबार्चे। ऑप्शन नंबर डी, गोबार्चे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टालिन जो है लेनिन का उत्तराधिकारी बना था। स्टालिन की मृत्यु की बात की जाए तो इसकी मृत्यु कब होती है? 1924 ईस्वी में होती है। और इन्हीं के मृत्यु के पश्चात जो किसे, स्टालिन को जो है लेनिन का उत्तराधिकारी जो है घोषित कर दिया जाता है। किसका? सोवियत संघ का जो है क्या चुन लिया जाता है? नेता चुन लिया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा को हम एक और नाम से जानते हैं। कौन नाम से? तो धोने वाली सोडा। कौन सा? धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा। और माफ कीजिएगा, धोने वाला नहीं, एक बेकिंग सोडा जो हो जाता है खाने वाला सोडा। कौन सा? खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा हो जाता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का अगर सूत्र की बात कर ले तो NaHCO3। NaHCO3 जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या है? रासायनिक सूत्र है। और बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है? तो खाने वाला सोडा भी हम इसे कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है चुंबकत्व यानी चुंबक पे आधारित चिकित्सीय तकनीक है। चुंबक पे आधारित एक चिकित्सीय तकनीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, NRI। ऑप्शन नंबर बी, MRI। ऑप्शन नंबर सी, CRI। ऑप्शन नंबर डी, FRI। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MRI। क्या है? MRI जो है चुंबक पर आधारित एक जो है चिकित्सीय तकनीक है। MRI की फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग।
और एमआरआई मुख्यतः क्या किया जाता है, तो पूरे बॉडी का यानी होल बॉडी का जो है जांच करने के लिए एमआरआई किया जाता है। बेसिकली एमआरआई में जो है छोटे छोटे टिश्यू वगैरह जो होता है सबका जो है एक तरह से रिपोर्ट तैयार होता है कि किसी में कुछ खामी है या नहीं है। काफ़ी थोड़ा सा महंगा जो है ये एक तरह से कहा जाए कि एमआरआई का जो जाँच होता है काफ़ी महंगा भी आता है, 4000 5000 का लगभग जो एमआरआई का एक जाँच पड़ता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख ले कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। ऑप्शन नंबर ए नाइक्रोम का, ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर सी तांबा का, ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम का। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसका, टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना रहता है, तो टंगस्टन का बना रहता है। क्यों बना रहता है, तो इसका जो है क्या होता है, उच्च गलनांक, उच्च गलनांक, उच्च गलनांक के कारण ही टंगस्टन को जो है क्या बनाया जाता है, विद्युत बल्ब का तंतु बनाया जाता है। विद्युत बल्ब ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को, बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और बल्ब का अगर कहा जाए कि आविष्कार किसने किया था, तो थॉमस एल्वा एडिसन। किसने, थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन ने जो है बल्ब का आविष्कार किया था। क्लियर है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, बेसिकली पूछा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी मोनोसाइट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन को अगर तोड़ा जाए तो इसमें दो चीज होते हैं, एक होता है हीम। हीम जो क्या होता है, तो ये रंग होता है एक तरह से, या वर्णक कहा जाए, रंग या वर्णक होता है। वहीं पर ग्लोबिन जो होता है, क्या होता है, ग्लोबिन। ग्लोबिन जो है एक तरह का क्या है, तो प्रोटीन है। तो ये दो चीज मिलके ही हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग, रक्त जो लाल होता है, रक्त का रंग लाल जो होता है किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। अगर बात की जाए कि मानव रक्त में क्या क्या पाया जाता है, तो उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्या क्या चीज, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये मुख्यतः तीन जो है अवयव या तत्व जो है मानव रक्त में या कोई भी रक्त में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में हिम नामक वर्णक और ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन मुख्यतः शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह के लिए उत्तरदायी है, यानी जो शुद्ध ऑक्सीजन होता है उसका प्रवाह ब्लड में, ब्लड से लेकर के पूरे शरीर में हो, इसका मुख्य जो है कौन सा वाहक, तो हीमोग्लोबिन है। क्लियर। डब्ल्यूबीसी को हम एक कहा जाए कि रक्त क्या कहा जाए, रक्षक के रूप में भी जानते हैं। तो रोगों से लड़ने की शक्ति, किससे, रोगों से लड़ने की शक्ति, रोगों से लड़ने की शक्ति, लड़ने की शक्ति कौन देता है, तो डब्ल्यूबीसी देता है। क्लियर, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है, पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है। पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण का माध्यम क्या होता। ऑप्शन से देखें, ऑप्शन नंबर ए जल द्वारा, ऑप्शन नंबर बी वायु द्वारा, ऑप्शन नंबर सी कीट द्वारा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरण के लिए जल, हवा और वायु, जल, वायु और कीट तीनों जो है काफ़ी ज़रूरत है। इन तीनों के माध्यम से जो है एक दूसरे में परागकण का जो है आदान प्रदान होता है। अब बेसिकली आप ये समझ लीजिए, आप ये समझिए कि ये है, ये एक पौधा है और ये जो है दूसरा पौधा है, ये दूसरा पौधा है। अब यहाँ पे फूल आ गया, यहाँ परागकण आ गए। अब इस परागकण को मान लीजिए कि बारिश होता है, बारिश से ये यहाँ गिरता है और इससे मिट्टी के माध्यम से ये इस पेड़ को मिल सकता है। दूसरा क्या होता है, वायु के द्वारा। अगर ये परागकण है, हवा चली और ये इससे टूट करके यहाँ पे आता है
और इसके साथ भी मिल सकता है। कीट के द्वारा क्या होता है, एक कीट यहाँ पे बैठा और यही कीट आकर के फिर यहाँ पे बैठ गया तो ये परागकण यहाँ पे आ जाता है। तो ये बेसिकली ये समझाने के लिए बताया कि जल के द्वारा, वायु के द्वारा और कीट के द्वारा, तीनों के द्वारा जो है क्या होता है, परागकण का एक दूसरे में स्थानांतरण होता है। क्लियर? आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख ले। एक विद्युत जनित्र जिसे जनरेटर कहते हैं कि रूपांतर करता है या रूपांतरित करता है, यानी एक विद्युत जनित्र किससे किस में बदलता है। ऑप्शन नंबर ए, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो जनरेटर बदलता है। अगर बात की जाए तो ऊर्जा संरक्षण का एक सिद्धांत है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये बताता है कि ऊर्जा का जो है ना ही क्या हो सकता है, ना ही नष्ट कर सकते हैं, नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा क्या हो सकता है, ना ही हम इसे नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा सिर्फ क्या होता है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। क्या होता है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। जैसे आप बात कर ले, विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वहीं विद्युत सेल की बात करें तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या, तो विद्युत सेल। मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लें कि डी.आई. मेंडलीव का श्रेय दिया जाता है। मेंडलीव महोदय को मेनली क्या चीज का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, विद्युत ऋणात्मक श्रेणी के लिए। ऑप्शन नंबर बी, परमाणु आयतन वर्ग के लिए। ऑप्शन नंबर सी, तत्वों के आवर्त सारणी के लिए। ऑप्शन नंबर डी, रेडियोधर्मी श्रेणी के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्वों के आवर्त सारणी के लिए। किसे, तो मेंडलीव महोदय को इसका श्रेय दिया जाता है। मेंडलीव महोदय कहाँ के थे, तो ये एक रूसी वैज्ञानिक थे। कौन थे, रूसी वैज्ञानिक थे। और मेंडलीव ने तत्वों के आवर्त वर्गीकरण का प्रतिपादन किया था। क्या, किसका किया था, आवर्त वर्गीकरण का, जिसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं, उसी का जो है इजाद किया था इन्होंने। क्लियर है? आगे बढ़े, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। अनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, फ्रिक्स F.E. ऑप्शन नंबर बी, G.J. मेंडल। ऑप्शन नंबर सी, मेहता केसी। ऑप्शन नंबर डी, साहनी बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंडल साहब को जो है अनुवांशिकी का जनक या पितामह कहा जाता है। इन्होंने किस पे, तो उद्यान के मटर, अपने उद्यान में मटर के दानों या बीज से, मटर के बीज से जो है ये क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और वहीं से जो है अनुवांशिकी का जो है शुरुआत होती है। इन्होंने मुख्यतः 3 नियम दिए थे। 3 नियम कौन कौन सा दिया था, तो प्रभाविता का नियम, दूसरा दिया था पृथक्करण का नियम और तीसरा दिया था स्वतंत्र अभिवहन का नियम। तो ये 3 नियम भी इन्होंने ही दिए थे। और अनुवांशिकी का पिता किन्हें कहा जाता है, तो G.J. मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था या कहा जाए शोध किया था, तो मटर के बीज पे किया था। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लें। असमतापी जिसे कोल्ड ब्लडेड कहते हैं जंतु जिसका हृदय द्विपक्षीय हो। क्या हो, द्विकक्षीय हो, यानी उनका जो हृदय है द्विकक्षीय होना चाहिए और कोल्ड ब्लडेड भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, शार्क। ऑप्शन नंबर बी, सेलामेंडर। ऑप्शन नंबर सी, टर्टल। ऑप्शन नंबर डी, टोड। अगर बात की जाए असमतापी अगर किसको कहते हैं, असमतापी वैसा जीव होता है जो वातावरण के साथ अपने शरीर को उस अनुरूप अपने को कर ले। मान लीजिए कि ठंड अभी अगर पड़ रहा है, उसके शरीर को गर्मी की आवश्यकता है, तो अपने शरीर को ऑटोमेटिक गर्म कर ले। या कहीं गर्म पड़ रहा है, गर्मी है और शरीर को चाहे कि ठंडा करना है, तो वो अपने शरीर को ठंडा कर ले। तो वैसे जीव को ही असमतापी कहते हैं। यहाँ पे जितना भी ऑप्शन आपको दिया है, शार्क, टर्टल, टोन, सेलामेंडर, ये सभी क्या है, ये सभी असमतापी हैं।
लेकिन इसका आंसर क्या है, असमतापी तो होना चाहिए लेकिन उसका हृदय में द्विकक्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 कक्ष होना चाहिए उसके हृदय में। तो ये ऐसा किस में है, तो ऐसा सिर्फ शार्क में है। इसमें जो है असमतापी भी है और इसके हृदय में 2 कक्ष होता है। बाकी बात कर ले तो मेढक, मेढक भी जो है ये क्या होता है, असमतापी होता है। सांप की बात कर ले तो ये भी क्या होता है, असमतापी होता है। तो ये सभी जीव जो है असमतापी है, लेकिन द्विकक्षीय किसका है, सिर्फ शार्क का है इन ऑप्शन में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का, किसका, प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए गेहूं, ऑप्शन नंबर बी सोयाबीन, ऑप्शन नंबर सी अरहर, ऑप्शन नंबर डी सरसों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोयाबीन का जो बीज होता है उसमें वसा और प्रोटीन दोनों जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन का कार्य हमारे शरीर में नई कोशिकाओं, नए ऊतकों के निर्माण के लिए तथा उसके वृद्धि और विकास के लिए जो है उत्तरदायी होता है। कौन सा, प्रोटीन। और वहीं वसा का काम मेनली क्या है, ऊर्जा का उत्पादन। वसा का मुख्यतः काम क्या है, ऊर्जा का उत्पादन। क्लियर है, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख ले। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है, बायोगैस का मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर ए प्रोपेन, ऑप्शन नंबर बी एथेन, ऑप्शन नंबर सी ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर डी मेथेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बायोगैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है, मेथेन पाया जाता है। बायोगैस का मुख्य घटक मेथेन है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है मेथेन का, तो CH4। क्या, CH4, मेथेन को CH4। ठीक है, वहीं LPG की बात कर ले, यानी लिक्विड LPG को क्या, LPG, ये जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें जो है एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, यहाँ पे भी देख सकते हैं एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, इन तीनों को मिला करके क्या चीज़ में भरा जाता है, जो LPG हम लोग यूज करते हैं, घरेलू गैस जो यूज करते हैं उसमें LPG जो है यानी प्रोपेन, एथेन और ब्यूटेन का उपयोग किया जाता है। क्लियर है, अगला प्रश्न देखें। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। हम लोगों ने जो है बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 22 मार्च को जो मार्च महीने में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोगों ने क्या देख लिया है, तो जीके एंड जीएस का, जीके एंड जीएस को हम लोगों ने यहाँ पे पूरा कवर कर लिया है। उसके सभी आंसरों को देखा, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उनका क्या फैक्ट है, उनको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल द ईडू एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने में ज़्यादा कोई मेहनत नहीं लगता, 2 सेकंड का काम है दोस्तों, तो इतना जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका वैल्यूएबल कमेंट को मैं अपने जो है कहा जाए कि लाइफ के बारे में हो या मेरे क्लास के बारे में हो तो ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा क्लास कैसा लगता है। अगर उसमें कोई सुझाव हो तो मैं ज़रूर बताइएगा, उसे भी मैं अपने क्लास में ऐड करने की जो है कोशिश करूँगा। मिलता हूँ फिर अगला क्लास लेकर के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।